हेलो एवरीवन, मैं जया सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th में लोकतांत्रिक राजनीति 2 में चौथा अध्याय, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये समझाऊंगी। आज हम सिविक्स का चौथा अध्याय, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसको पढ़ेंगे। बच्चों, पिछला अध्याय हमारा था लोकतंत्र में विविधता। बच्चों, पिछले लेसन में हमने विविधता के विषय में जाना था और लोकतंत्र में विविधता एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। इसी के साथ हमने अमेरिका में रंगभेद और नागरिक अधिकार आंदोलन के विषय में पढ़ा था। आपको याद होगा, जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था, आपको मैक्सिको ओलंपिक की वो घटना याद होगी, जिसमें टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने पदक लेते समय प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शन किया था। इसके अतिरिक्त सामाजिक विभाजन में आपने उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में सामाजिक विभिन्नता को हम लोगों ने पढ़ा था। उसके साथ ही साथ युगोस्लाविया का राजनीतिक विभाजन को भी जाना था। बच्चों, इस तरह से इसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम अपने इस अध्याय में जाति, धर्म और लैंगिक मसलों पर चर्चा करेंगे। और ये तीनों भी राजनीतिक विभाजन का ही एक आधार हैं। और इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि ये जो सामाजिक असमानताएं हैं वो किस तरह से राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं और इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए, इस पाठ की शुरुआत में पहला टॉपिक है हमारा लैंगिक मसले और राजनीति, जेंडर इन इक्वालिटी। इसके विषय में हम जानेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच किस तरह से विभेद किया गया है। लैंगिक असमानता सामाजिक विभाजन का एक रूप है और ये असमानता स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट में नहीं, ये बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि इन दोनों के विषय में प्रचलित रूढ़िवादी अवधारणाओं से संबंधित हैं। कैसे, आइए मैं आपको समझाती हूँ। इसे समझने के लिए पहले हमें निजी और सार्वजनिक श्रम का विभाजन समझना होगा। बच्चों, लिंग विभाजन सामाजिक विभाजन का एक रूप है, ये मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। और इसके अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक असमानता देखने को मिलती है या उनकी एक निश्चित भूमिका तय कर दी जाती है। श्रम का लैंगिक विभाजन अधिकांश परिवारों में देखने को मिलता है। जैसे आप अपने घर में भी देखते होंगे कि औरतें घर का सारा काम और पुरुष घर के बाहर का सारा काम करते हैं। ये एक सामान्य बात है। बच्चों, ये पिक्चर आपके बुक से ही लिया है मैंने, और इस पिक्चर में आदर्श स्त्री की कुछ झलकियां हैं। जैसे देखिए, एक आदर्श गृहिणी के रूप में, फैशन डिज़ाइनर के रूप में, फैमिली में एक आदर्श बहू के रूप में, और ऑफिस में एक आदर्श कर्मचारी के रूप में, और जो हमारे टीवी वगैरह में दिखाई जाती हैं जो आदर्श बहुएं, उनके बारे में इस पिक्चर में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि घर के सारे कार्य करना सिर्फ महिलाओं की ही जिम्मेदारी है, पुरुष भी इस कार्य को करते हैं। लेकिन इन कार्यों को पुरुष तभी करना पसंद करते हैं जब उसके बदले उन्हें कुछ भुगतान मिलता हो। जैसे आप देखते होंगे, कुछ टेलर्स पुरुष ही होते हैं। इसके अलावा आप जब रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हैं, वहाँ पर भी आप देखते हैं जो वहाँ के शेफ़ होते हैं या जो रसोइये होते हैं वो भी पुरुष ही होते हैं। पुरुष अपने इंटरेस्ट की वजह से इन कामों को अपनाते हैं। और कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो घर के कार्य के साथ साथ बाहर का भी कार्य करती हैं। जैसे आपके घरों में जो काम करने वाले आते होंगे, वो उनको आपने देखा होगा। इसके अलावा आपके घर से भी कुछ लोग ऑफिस में जाते होंगे, काम करते होंगे। एक तरीके से ये सामाजिक ताना बाना है और इस तरीके से समाज में या राजनीति में लैंगिक विभाजन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। निजी और सार्वजनिक विभाजन का परिणाम। श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप कुछ समाज ऐसे थे जहाँ पर महिलाओं की भूमिका ज़ीरो थी, यानी उन्हें कोई महत्व नहीं था। सारे अधिकार सिर्फ पुरुषों को थे। जैसे राजनीति में भागीदारी का अधिकार, वोट देने का अधिकार, और इन सब अधिकारों से या इन अधिकारों के विरोध में
धीरे धीरे महिलाएं आवाज़ उठाने लगीं और उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन करना भी शुरू कर दिया था। ये मुद्दे आगे चलकर राजनीतिक रूप लेते गए, जिसका परिणाम नारीवादी आंदोलन के रूप में हमारे सामने आया। नारीवादी आंदोलन। बच्चों, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने लैंगिक असमानता के विरुद्ध अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिए। इन आंदोलनों ने महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक स्तर को ऊंचा कर दिया और धीरे धीरे महिलाओं को भी शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलने लगे, या उनकी मांग बढ़ गई थी या उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा भी महिलाओं ने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई, क्योंकि पारिवारिक जीवन में आप सभी देख रहे हैं कि अधिकांश काम जो घरेलू काम होते हैं महिलाएं ही करती हैं, और पारिवारिक जीवन में भी इन्होंने बराबरी की मांग की थी। इन सभी मांगों से या इस आंदोलन से औरतों की भूमिका धीरे धीरे महत्वपूर्ण होती गई और आज हम देख रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण पदों पर हमारे देश में नहीं, विश्व में भी अधिकांश महिलाएं कार्यरत हैं। बच्चों, कट्टरपंथी महिलाओं, जिन्हें रेडिकल वुमेन्स कहा गया, इन्होंने समानता के उद्देश्य से आंदोलन किया था और इसी आंदोलन को नारीवादी आंदोलन या फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा गया। आप इसे नोट कर लीजिएगा, फेमिनिस्ट मूवमेंट। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप देखा जाए तो दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और वहाँ पर उनका जीवन स्तर भी काफ़ी ऊंचा है। बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत में महिलाओं की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन्स इन इंडिया। आपने देखा कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में काफ़ी सुधार आया और हर स्तर पर सुधार आया। महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आना एक महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन इतने सारे सुधारों के बावजूद भी महिलाएं अभी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा समाज पितृ प्रधान समाज है, जहाँ पर पिता, पुत्र और भाई को बहुत महत्व दिया जाता है और इस तरीके से कई तरह के भेदभाव औरतों के साथ किया जाता है। आइए हम एक एक करके उसकी चर्चा आपसे करें। बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत साक्षरता दर से करेंगे। आप इस चित्र को देखिए और ये चित्र 1951 से 2011 तक के लिटरेसी रेट का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीन पुरुषों के लिए और ब्लू जो है महिलाओं के लिए दर्शाया गया है, और आप इन दोनों के बीच जो अंतर है प्रतिशत का, वो आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस चित्र में आपने देखा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। और इन दोनों ही का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए या इन दोनों को अगर कुल साक्षरता दर देखी जाए तो 74.04% भारत की साक्षरता दर है। स्कूल या कॉलेजों में जो बच्चियां पढ़ती हैं वो बीच बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं और उनका रेशियो ज़्यादा लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा है। कई जगह लड़कियों ने बाजी भी मारी है। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में अधिकांश हम लोग देखते हैं कि टॉपर्स लड़कियां ही होती हैं, लेकिन बहुत ही कम बच्चों को आगे पढ़ने का रास्ता मिल पाता है या उनके गार्जियन तैयार हो पाते हैं। आज भी गार्जियन लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को पढ़ाना ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला पॉइंट है कन्या भ्रूण हत्या। भारत पितृ प्रधान देश है और यहाँ पर पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और अधिकांश क्षेत्रों में लड़कों की चाह में लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। इस चार्ट को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये 1901 से 2011 तक की जनगणना का चार्ट है जिसमें लिंगानुपात निकाला गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर 972 स्त्रियां थीं। उस समय भी कम थी, लेकिन 2011 तक आते आते 940 का रेशियो हो गया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
पुरुष और स्त्री का जो लिंगानुपात है वो कितना गंभीर रूप से कम है या घट रहा है। अनपेड कार्य। अनपेड कार्य क्या है, आइए समझते हैं। बच्चों, भारत में औसतन एक महिला एक पुरुष की तुलना में प्रतिदिन 1 घंटा अधिक काम करती है, लेकिन उसके काम को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है और ना ही उसको उसका भुगतान ही किया जाता है। जब आप इस चार्ट को देखते हैं तो उसमें आपको समय के उपयोग घंटों और मिनट में समझ में आएंगे कि पुरुष का कार्यावधि और महिला की कार्यावधि में कितना अंतर है, लेकिन भुगतान महिलाओं को उसके अनुसार नहीं किया जाता है। पारिश्रमिक में अंतर। बच्चों, हमारे संविधान में भी कहा गया है कि सभी को समान अवसर प्राप्त होगा काम के लिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के तहत 1976 में भी समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें समान कार्य के लिए समान मजदूरी देने का प्रावधान भी है, लेकिन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी भी मिलती है, चाहे वो दोनों समान कार्य ही क्यों करें। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका भुगतान महिलाओं को नहीं किया जाता है, जबकि वो पुरुषों की अपेक्षा 1 या 2 घंटे ज़्यादा काम करती हैं। इसके अलावा उत्पीड़न और शोषण भी एक मुख्य कारण है। आए दिन हमें, चाहे हमारे शहर हो चाहे गांव हो, हर जगह महिलाओं के उत्पीड़न के किस्से सुनाई देते हैं। अखबारों में भी बहुत छपते हैं, आपने भी पढ़ा है, मैं भी पढ़ती हूँ। और इन खबरों से ये पता चलता है कि महिलाओं का शोषण अभी भी उतनी ही तीव्र गति से चल रहा है जैसे पिछले समय में चला आ रहा था, और आए दिन उन्हें घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है, जबकि इसके लिए संविधान में या सरकार ने हमारे तरह तरह के नियम भी बनाए हुए हैं। महिलाओं के हित के लिए या उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे विद्यालयों में आए दिन कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। सरकार के सभी कार्यक्रम महिलाओं से संबंधित या उनके विकास से संबंधित हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं का उत्पीड़न और शोषण ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है। अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी जो भारत में पुरुषों और महिलाओं के हर स्तर पर तुलनात्मक पिछड़ेपन को बताता है। इस चार्ट को आप देखिए। इस चार्ट में आप पाएंगे कि हर क्षेत्र में महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। जैसे पहला ही देख लीजिए, साक्षरता दर पुरुषों की 82% और महिलाओं की 66। लिंगानुपात पुरुष 100 तो महिलाएं 91। श्रम बल और भागीदारी 81.6% पुरुषों की भागीदारी है, और जबकि महिलाओं की 24.8% है। संसद में भी उनकी भागीदारी पुरुषों की 85.6%, महिलाओं की 14.4% है। और जो कंपनी है या जो अलग अलग काम करने की जगह हैं, वहाँ पर भी पुरुषों की भागीदारी 97.2% है और महिलाओं की 2.8%। ये भारत के महिलाओं की स्थिति है, और वो हर क्षेत्र में, चाहे वो सार्वजनिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, ये चार्ट उनकी स्थिति को दर्शा रहा है। इस टॉपिक में हम राजनीति में महिलाओं की भूमिका जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने सामाजिक भूमिका के विषय में जाना, अब हम जानेंगे कि राजनीति में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त है, या वो किस तरीके से राजनीति में अपनी भूमिका को साबित कर रही हैं। बच्चों, इस इमेज को देखिए। महिलाएं अपनी मांग को लेकर खड़ी हैं और यह धरना प्रदर्शन कर रही हैं, और इसी के क्रम में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से महिलाओं ने आंदोलन करके अपनी भूमिका को प्रभावशाली बनाया। बच्चों, नारीवादी आंदोलन से ये स्पष्ट हो गया कि महिलाओं का जो समस्याएं हैं उनका समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनका सत्ता पर नियंत्रण ना हो, और सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए चुनाव में भागीदारी अत्यंत आवश्यक थी। यानी महिलाएं चुनाव लड़ें या वोट डालने के लिए खुलकर जाएं। इन सब के लिए ही ये नारीवादी आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप देखेंगे कि भारत की विधायिका में या संसद में महिलाओं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में 12% तक पहुंची है। इसके अलावा जो राज्य विधानसभाएं हैं जहां पर चुनाव होता है, वहां पर महिलाओं की भागीदारी मात्र 5% ही है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से काफ़ी पीछे है।
क्योंकि कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या महिला मुख्यमंत्री हमारे देश में बनती हैं, अधिकांशतः पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है। लेकिन धीरे धीरे स्थितियों में परिवर्तन आया है और महिलाओं की भागीदारी भी अब काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। अधिकांश राज्यों में महिलाएं राजनीति में सक्रिय रूप से अपना योगदान भी दे रही हैं और अपनी सक्रियता भी दिखा रही हैं। इसी के तहत इस समस्या को दूर करने के लिए स्थानीय सरकार निकायों जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि अब ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 10 लाख से ज़्यादा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या है। आप देखती होंगी जो स्थानीय सरकार या जो हमारी ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं या जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, उसमें अधिकांशतः उम्मीदवार जो हैं महिलाएं रहती हैं, क्योंकि उन्हें 33% आरक्षण मिला होता है। कहीं कहीं महिलाएं भी स्थानीय निकायों के चुनाव में विजयी होकर ग्राम पंचायत में या ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करती हैं और उनके कार्य अन्य लोगों द्वारा सराहे भी जाते हैं। जिस तरह से स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दे दिया गया है, उसी तरह महिला संगठनों और जो महिला कार्यकर्ताएं हैं उनकी मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा या जो राज्य की विधानसभाएं हैं उसमें भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। इसके लिए आए दिन आंदोलन होते रहते हैं और इसके संबंध में बिल भी हमारे लोकसभा में प्रस्तावित किया जा चुका है। ये चित्र 33% महिला आरक्षण की मांग को ही लेकर है और महिलाएं इसके प्रति काफ़ी जागरूक हैं और समय समय पर जुलूस और धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग को मनवाने का प्रयास कर रही हैं। इस महिला आरक्षण की मांग को राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को वो बिल पारित कर दिया था, लेकिन वो बिल लोकसभा में जाकर अभी भी अटका हुआ है और वहाँ से पास नहीं हो पाया है। बच्चों, इस चार्ट में आप लोकसभा में महिलाओं की भूमिका या उनका महिलाओं का ग्राफ देख सकते हैं और महिला बनाम पुरुष भी देखिए इसमें पूरा मेंशन किया गया है और ऐसा अनुमान है कि 2050 तक 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा और उनकी सक्रियता धीरे धीरे बढ़ जाएगी। इस तरीके से जो लैंगिक मसले हमने देखे वो सामाजिक विभाजन का एक क्षेत्र ही है या उसका रूप ही है और आज ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और इसके राजनीतिक मुद्दा बनने से महिलाओं के स्थिति को सुधारने के लिए तरह तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं और चाहे वो राजनेताओं के द्वारा हों या फिर समाज सुधारकों द्वारा, ये एक राजनीतिक एजेंडा के साथ साथ एक सामाजिक मुद्दा भी है। बच्चों, इस तरह से ये आपका ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। उसमें मैं आपको सांप्रदायिकता के रूप हैं, जाति और राजनीति, इन सब के विषय में आपसे चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और लैंगिक मसले वाला टॉपिक अच्छे से समझ लीजिए और इससे संबंधित प्रश्न भी मैं आपको आखिरी में दूंगी।